गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है अवकलन और अवकलन से संबंधित जितने भी पार्ट्स थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने सततता तथा अवकलनीयता ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट किया है हाल ही में। आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन। आप सभी पूरा कंसंट्रेशन इस चैप्टर के अंदर देंगे, अपना पूरा 100% इस चैप्टर में देंगे, क्योंकि इस चैप्टर के आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं सारे के सारे इसी इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो आपको अपने मैथमेटिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन का जो पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इंटीग्रेशन के मामले में बोला जाता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप में उतना ही निखार आता जाएगा। तो आज अपने इंटीग्रेशन की पहली क्लास है। इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ बच्चों कि इंटीग्रेशन हमने अवकलन के बारे में पढ़ा है। अवकलन का जस्ट विलोम जो होता है, या उसमें बोलो कि प्रति अवकलज, अवकलज का जो बिल्कुल विलोम होता है प्रति अवकलज, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब जिस फलन का अवकलन करने पे हमें जो पद प्राप्त होता है, जिस फलन का अवकलन करने पे हमें जो पद प्राप्त होता है, उस पद का समाकलन करने पर हमें वापस वही फलन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज बोलते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, समाकलन का जो दूसरा नाम होता है वो प्रति अवकलज भी होता है। तो देखिए हम यहाँ पे समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं और समाकलन के जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ। समाकलन, जिसको हम मोस्टली बोलते हैं, इसी नाम से हम इसको जानते हैं, हम इसको प्रति अवकलज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रति अवकलज भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है बच्चों, पूर्वग। पूर्वग भी बोला जाता है, प्रिमिटिव। तो ध्यान रहे बच्चों, समाकलन के यहाँ पे इस प्रकार से दो नाम और भी हैं, प्रति अवकलज और पूर्वग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अवकलन अच्छे से समझ में आ चुके हैं, आपको जिन फलनों के अवकलन समझ में आ गए हैं उनके विपरीत आप बिल्कुल बहुत आसानी से इंटीग्रेशन भी प्राप्त कर सकते हो। हम यहाँ पे फॉर्मूले का डिस्कशन तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे अवकलन किया, बच्चों साइन एक्स का, आप खुद देखिए और आपको अच्छे से पता है कि साइन एक्स जो है उसका अवकलन जो होता है वो कोस एक्स होता है। साइन एक्स का जो अवकलन होता है बच्चों वो क्या होता है, कोस एक्स होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, ये कहलाता है ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं संकारक। इसको हम क्या बोलते हैं, संकारक। ये ऑपरेटर ही हमें बता रहा है कि साइन एक्स के साथ हमें क्या करना है, और यहाँ पर ये ऑपरेटर ये बता रहा है कि हमें दिए गए फलन साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ध्यान रहे बच्चों, अवकलन संकारक का जब हम लोग पक्षांतरण करते हैं, अवकलन संकारक का जब हम लोग पक्षांतरण करते हैं तो वो बन जाता है समाकलन संकारक। क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स तो यहीं रहेगा और जैसे डी बाई बाई डी एक्स इधर जाएगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑपरेटर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑपरेटर इस तरह से व्यक्त किया जाता है, इस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेशन कोस एक्स। और किसके रिस्पेक्ट में अवकलन था, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो डी एक्स बता रहा था। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कौन बता रहा है यहाँ पर, ये भी डी एक्स बताएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स के सापेक्ष, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अवकलन करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स साइन 3x का, यहाँ पे मैंने, देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे लिया था साइन एक्स और मैंने यहाँ पे लिया है साइन 3x। साइन 3x का जब अवकलन करेंगे बच्चों, तो साइन 3x का अवकलन होता है कोस 3x, और 3x का जो अवकलन होता है वो होता है 3, जो गुणा में आ जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे कोस 3x का इंटीग्रेशन प्राप्त करना हो तो ये जो डी बाई बाई डी एक्स है मैं इसका पक्षांतरण करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा साइन 3x, और ये जो अवकलज का जो ऑपरेटर है संकारक, इधर जाके वो समाकलन में कन्वर्ट होगा, और 3 चूंकि अचर राशि ये तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर आएगा कोस 3x और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, आपको तो वैल्यू निकालनी है कोस 3x dx की। तो आपके सामने जो इंटीग्रेशन होगा कोस 3x का, आपके सामने जो इंटीग्रेशन होगा कोस 3x का, वो इंटीग्रेशन आपके सामने आएगा साइन 3x, और ये जो 3 है वो साइन 3x के आ जाएगा भाग में।
तो देखिए बच्चों यहाँ cos 3x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा sin 3x बटे 3, जबकि cos x का जो इंटीग्रेशन अपने पास आया था वो आया था sin x। कहने का मतलब बच्चों cos के आगे जो एंगल दिया हुआ है, जो x का गुणांक है, अवकलन के केस में तो ये गुणा में आता है। ध्यान रहे बच्चों, अवकलन के केस में तो ये गुणा में आता है, जबकि समाकलन के केस में ये भाग में आता है। समाकलन के केस में जो x का गुणांक है वो सदैव किस में आने वाला है, भाग में आने वाला है। तो कई बार इस बात में कंफ्यूजन भी हो जाता है, बच्चे डिबेट भी करते हैं कि सर अवकलन में ये गुणा में आता है जबकि समाकलन में ये भाग में कैसे आया। इसका रीजन होता है कि ये पक्षांतरण होकर अपनी साइड चेंज करता है, जिसकी वजह से गुणा में होने के बाद पक्षांतरण के बाद किस में बदल जाता है, भाग में। तो ध्यान रहे बच्चों, अवकलन के अंदर x का गुणांक जब गुणा में आएगा वो गुणांक हमेशा समाकलन के केस में भाग में आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि e की घात x का आप लोग जो है इंटीग्रेशन करें, तो देखिए बच्चों e की घात x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की घात x ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे e की घात x का जो अवकलन है वो e की घात x ही होता है, इसलिए e की घात x का समाकलन भी क्या होगा, e की घात x होगा। अगर बच्चों मैं e की घात लिख देता हूँ यहाँ पे 5x, e की घात अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 5x, तो देखिए बच्चों यहाँ पे e की घात 5x को हम किस तरह से इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले e की घात 5x का अवकलन। देखिए अवकलन आपको बहुत अच्छे से पता है, e की घात 5x का जो अवकलन है, e की घात 5x का जो अवकलन है वो 5e की घात 5x होता है, आप सब जानते हैं। अब इस ऑपरेटर को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ तो e की घात 5x बचेगा, ये 5 अचर राशि है तो आएगा बाहर, और यहाँ dy बाई dx जो है वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा, और यहाँ e की घात 5x और dx आएगा। चूंकि आपको ये वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये e की घात 5x और dx और बराबर में क्या आएगा बच्चों, 5 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो e की घात 5x बटे 5। तो देखिए बच्चों आपने खुद ने देखा होगा कि जहाँ e की घात 5x का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो यहाँ पे e की घात 5x के साथ साथ जो 5x है यानी जो x का गुणांक 5 है वो अवकलन के केस में गुणा में आता है, जबकि समाकलन के केस में जो x का गुणांक 5 है वो किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो आपको इस बात के ऊपर जो है वो विशेष गौर करना। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे 9th और 10th जो दोनों चैप्टर हैं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। 9th चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन पढ़ने वाले हम लोग, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। देखिए बच्चों अनिश्चित समाकलन और हम लोग 10वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अनिश्चित समाकलन के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार से लिमिट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि निश्चित समाकलन के अंदर हम लोग लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ठोस पदों के आयतन को ज्ञात करने में। इस प्रकार से हम लोग उनका जो है दैनिक जीवन में उपयोग भी वहाँ पे हम लोग पढ़ पाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग अनिश्चित समाकलन करने जा रहे हैं, और अनिश्चित समाकलन के अंदर हम लोग कौन कौन सी विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको उनको बता देता हूँ। पहली विधि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन। पहली जो विधि है वो होगी अपने पास मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। दूसरी विधि जो बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो होगी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि होगी इंटीग्रेशन की, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि यहाँ पे हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। और जो चौथी विधि मुख्यतः हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मुख्यतः समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन में हम इन 4 विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, फिर हम प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करेंगे, फिर आंशिक भिन्नों में वियोजन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग जो पहला मेथड है या जो पहली विधि है अपन को समाकलन को सोल्व करने की वो है मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन।
तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ। वैसे फॉर्मूले बहुत सारे आपके सामने आने वाले हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले जिनका इस्तेमाल हर एक लाइन में, हर एक पार्ट्स में किया जाता है, कहीं ना कहीं उनका यूज होता ही है, वो मैं सब आपको बता देता हूं। अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो यकीन मानिए कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। पहले थोड़े से यहाँ पे समाकलन सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि किसी अचर राशि का अवकलन करने पे आपको शून्य प्राप्त होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, शून्य का अगर आप किसी के सापेक्ष भी अवकलन करोगे तो आपको यहाँ पे एक अचर राशि प्राप्त होगी। ध्यान रहे, शून्य का अवकलन क्या होता है, हमेशा एक अचर राशि होगी। दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ना है। किसका इंटीग्रेशन पढ़ना है? x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ना है। x के ऊपर जब भी कोई अचर पद आ जाए, x के पद के ऊपर, या x के पद पे नहीं बच्चों, x के ऊपर ही जब कोई अचर पद आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह से खुलेगा? यहाँ पे जो ऊपर अचर पद है, जो ऊपर अचर घात है, उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे, तो यानी ये n+1 और वही घात जो है वो भाग में आ जाएगी, और प्लस में हमेशा हम लोग अनिश्चित समाकलन में c को ऐड करते जाएंगे, प्लस c हम हमेशा यूज करते जाएंगे। तीसरा जो पार्ट है वो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं e की घात x का समाकलन करता हूँ तो e की घात x का चूंकि अवकलन भी e की घात x होता है, इसलिए e की घात x का समाकलन भी e की घात x ही होगा, और इसमें भी हमें प्लस का c जोड़ना होगा। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों के डाउट्स रहता है कि इसमें प्लस c क्यों जोड़ा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब बच्चों ये होता है कि यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन से मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए फैमिली। ये एक फैमिली के मेंबर हैं, और इन सभी मेंबर्स की खासियत ये है कि इनका अवकलन करने पे आपको e की पावर x प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, किसी फलन का अवकलन करने पे जो पद प्राप्त होता है उसका इंटीग्रेशन करने पे हमें वही पद प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे e की घात x के समाकलन से अगर e की घात x प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। अगर मैं e की घात x dx यानी e की घात x समाकलन से अगर मैं यहाँ e की घात x+1 लिखता हूँ तो देखिए बच्चों, e की घात x+1 का अवकलन करने पर भी e की घात x प्राप्त होता है। इसी प्रकार e की घात x के समाकलन को अगर मैं यहाँ पे e की घात x+2 लिखता हूँ तो आप देखेंगे e की घात x+2 का अवकलन करने पर भी e की घात x प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप बढ़ते जाओ, यहाँ पे +3 +4 +5 कुछ भी अचर राशि आप यहाँ जोड़ सकते हो। इसका मतलब ये एक फैमिली के मेंबर है, ये एक ही फैमिली के मेंबर है, और इन मेंबर्स की जो खासियत है वो ये है कि इनके किसी भी सदस्य का आप लोग अवकलन करोगे तो आपको e की घात x प्राप्त होगा। इसका मतलब जब हम e की घात x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ना हम केवल e की पावर x लिखेंगे, ना हम e की पावर x+1 लिखेंगे, ना e की पावर x+2 लिखेंगे, बल्कि इन सभी अचर राशियों को हम लोग किससे व्यक्त कर देंगे? यहाँ पे c से व्यक्त कर देंगे। अब c की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो ये अपने आप में एक फैमिली के सदस्य को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अनिश्चित समाकलन में हमेशा समाकलन करने के बाद में c को जोड़ा जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए बच्चों, हम a की पावर x अगर लेते हैं, a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो a जो है बच्चों यहाँ पे अचर राशि है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप लोग, x के ऊपर अचर पद है और यहाँ अचर पद के ऊपर x आया हुआ है। तो देखिए, अगर इसका अवकलन की बात करें तो a की घात x के अवकलन को आप बहुत अच्छे से जानते हो। a की घात x का जो अवकलन होता है बच्चों, a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log a। अब चूंकि log a अचर राशि है और मुझे a की घात x का अवकलन करना है, समाकलन करना है, तो देखिए बच्चों, a की घात x तो यहीं रहेगा और ये जो अवकलन है वो इधर चला जाएगा और ये बना लेगा यहाँ पे समाकलन। चूंकि log a जो है वो अचर राशि है, ये तो आएगा बाहर और अंदर रहेगा a की पावर x और dx, और log a जो है वो आ जाएगा भाग में, और यहाँ पे केवल बचेगा a की घात x dx। तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात x बटे log a, और प्लस में क्या जुड़ेगा इसमें? c। तो a की घात x का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, वो a की घात x बटे log a विद आधार जो इन सबका e है, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर मैं आगे बढ़ूं, 1/x का अगर मैं यहाँ पे 1/x का अगर इंटीग्रेशन निकालूं तो आपको अच्छे से पता है कि log x का अवकलन करने पे 1/x आता है। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा log x, और प्लस में क्या आने वाला है? c आने वाला है। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलनों में देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे sin x का
साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेता हूं, तो देखिए बच्चों आपको अच्छे से पता है कि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। इस बात का विशेष ध्यान रखें और प्लस में आएगा सी। अगर मैं यहां पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन लेता हूं तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं, अगर मैं यहां पे लेता हूं सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो देखिए बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा यहां पे tan x। क्या हो जाएगा? tan x, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि tan x का अवकलन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों अगला जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग ले रहे हैं यहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या ले रहे हैं हम लोग यहां पे? कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कोट एक्स dx, कोट एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि माइनस कोट एक्स का जो अवकलन है वो प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो अगर मैं यहां पे सेक एक्स और tan x का अगर मैं यहां पे अवकलन लेता हूं, समाकलन लेता हूं, तो सेक एक्स tan x का जो समाकलन हो जाएगा वो होगा यहां पे सेक एक्स और प्लस में जुड़ेगा c, क्योंकि सेक एक्स का जो अवकलन है वो सेक इंटू टेन होता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों कोसेक इंटू कोट अगर मैं यहां पे लेता हूं, कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स, तो आपको यहां पे मिलने वाला है माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स होता है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जैसे आपने पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मुझे इसका अवकलन समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो आपको अच्छे से पता है कि ये किसका अवकलन से हमें प्राप्त होता है? tan इनवर्स के अवकलन से। tan इनवर्स x का अवकलन करने पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x और प्लस सी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये बन जाता है कोट इनवर्स x, और आप चाहो तो इस माइनस के चिन्ह को यहाँ से हटा के यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो कहने का मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो इंटीग्रेशन होते हैं, या तो tan इनवर्स x या माइनस का कोट इनवर्स x। तो इसी प्रकार देखिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर मैं यहां पे लेता हूं 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन, तो आपको अच्छे से पता है कि सेक इनवर्स x का अवकलन करने पे आपको ये राशि प्राप्त होती है, सेक इनवर्स x का अवकलन करने पे। और यहां पे आपको पता है कि अगर मैं यहां पे माइनस का साइन लगा दूं, इस पद से पहले माइनस का सिंबल ले लूं, तो यहां पे इसका जो अवकलन होगा वो इस बार कोसेक इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स x का अवकलन -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और आप चाहो तो माइनस को यहां से हटा के यहां अप्लाई कर दो, तो कहने का मतलब 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी दो इंटीग्रेशन होते हैं, या तो सेक इनवर्स x या माइनस का कोसेक इनवर्स x। तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और देखिए बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं, तो आपको अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स x का अवकलन करने पर हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको साइन इनवर्स x प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बाहर माइनस का साइन ले लूँ और यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, तो मुझे यहाँ पे कोस इनवर्स x प्राप्त होगा, क्योंकि कोस इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। माइनस के साइन को अगर मैं यहाँ प्रतिस्थापित करूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो दो होते हैं, साइन इनवर्स x भी होता है और माइनस का कोस इनवर्स x भी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पे समाकलन के जो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, जिनके अवकलन भी हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़े थे, मैंने उन्हीं समाकलन के बारे में आपको डिस्कशन किया यहाँ पे। और एक चीज़ का आप लोग और भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो सिंगल वन होता है, सिंगल अचर राशि अगर मैं यहाँ पे वन लेता हूँ, अचर राशि ग्रुप में अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ? वन, तो वन का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, और प्लस में यहाँ पे जुड़ेगा c। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा रीजन क्या है? वन का इंटीग्रेशन जो है वो x क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम वन को लिख सकते हैं x की घात 0। हम वन को क्या लिख सकते हैं? x की घात 0।
और जैसे मैं 1 को x की घात 0 लिखता हूं तो मेरे पास x की घात n का फॉर्मूला बन जाता है। यहां पे किसका फॉर्मूला बन जाएगा? x की घात n का। तो आप देखेंगे बच्चों, इसको अगर मैंने x की घात 0 लिख दिया 1 को, तो मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो घात में 1 जोड़ूंगा और वही घात नीचे आएगी। तो देखिए बच्चों, घात 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, बट्टे में भी 1 आएगा। कहने का मतलब मुझे x की घात 0 का जो समाकलन है वो x प्लस c ही प्राप्त होने वाला है। इसी वजह से 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होगा। ध्यान है इस चीज का। अब इसके स्थान पे अगर 2 आ जाए तो 2 को हम लोग ले लेंगे बाहर, अंदर वही 1 dx बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 2 dx का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, 3 dx का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, 5 dx का इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी आप लोग अचर राशि का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालेंगे, अचर राशि बाहर आ जाएगी और उसके साथ केवल गुणा में x आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा c। तो बच्चों ये थे बेसिक सूत्र, बेसिक फॉर्मूले जो अवकलन के ऊपर आधारित थे, मानक सूत्र जो थे जिनको हम कह सकते हैं। इसी के ऊपर आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 9.1 वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो आज हम लोग जो है 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इन सभी फॉर्मूलों का आप लोग ध्यान रखेंगे, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 में आ चुके हैं और इसका मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इस तरह से 4 फलन दिए गए हैं जिनका हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे पहला पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x² का घनमूल। ध्यान रहे बच्चों, कुछ बच्चों के कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बुक में भी ये जो 3 है वो थोड़ा मिस प्रिंट है, काफ़ी लार्ज फॉन्ट में है, जिसका मतलब आप कहीं ना कहीं इसको 3 से गुणा समझ सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे 3 जो लगा हुआ है रूट के साथ, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सिंबल है वो x² के घनमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे फलन वास्तव में क्या है? x² की घात 1/3 से है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला आपके पास, हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों x की घात 2 को जब मैं 1/3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2/3 और dx। अब देखिए बच्चों, अपना जो एक्चुअल फलन है वो x की घात 2/3 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x के ऊपर अचर पद आ गया तो x की घात n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें घात में 1 जोड़ेंगे और वही घात जो है वो भाग में आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x के ऊपर जो घात 2/3 है इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे और वही घात 2/3 प्लस 1 जो है वो बट्टे में आएगा और प्लस का हमें लेना पड़ेगा c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x की जो टोटल पावर है वो 5/3 हो जाएगी। जब मैं 2/3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5/3 और बट्टे में भी बच्चों 5/3 आएगा, बट्टे वाला 3 चला जाएगा अंश में और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले पार्ट का इंटीग्रेशन मुझे 3/5 x की घात 5/3 प्लस c के रूप में प्राप्त हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, हम सेकंड पार्ट पहले भी कर चुके हैं। हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है e की घात 3x का। आपको अच्छे से पता है e की घात 3x में पहले तो इंटीग्रेशन e की घात 3x का e की घात 3x ही होता है, परंतु जो x का गुणांक है 3 अवकलन के केस में गुणा में आता है जबकि समाकलन के केस में भाग में आता है। और ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो e की घात 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की घात 3x और बट्टे में 3 और प्लस में यहाँ पे आने वाला है c। तो बस बच्चों, इसका इंटीग्रेशन इतना ही होगा। अगर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका इतना ही सॉल्यूशन लिखना है। तीसरा जो पार्ट है बच्चों, वो हमें दिया हुआ है 1/2 की घात x। तो देखिए बच्चों, ये अचर के ऊपर x का पद आ गया, अचर के ऊपर x का पद आ गया और अचर के ऊपर जब x का पद आता है तो वो a की घात x के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे a की घात x log a और यहाँ पे प्लस में आता है c। तो देखिए बच्चों, सिंपल आपको इस फॉर्मूले के अंदर a के स्थान पे 1/2 लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 की घात x और यहाँ पर आ जाएगा log आधार e और इसके साथ आएगा 1/2 और प्लस में यहाँ पे जुड़ जाएगा c। तो यही इस 1/2 की घात x का इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं लास्ट, इसके चौथा जो पार्ट है इसका, वो हमें दिया हुआ है a और 2 log आधार इस बार a है और यहाँ पे x दिया हुआ है। देखिए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा फलन में परिवर्तन करते हैं और आप इस परिवर्तन को ध्यान से समझेंगे। log से पहले जो 2 दिया हुआ है वो x की घात के रूप में चला जाएगा, क्योंकि log का गुणधर्म भी यही कहता है कि
आगे वाले पद के ऊपर जो घात है वो पहले आ जाती है, तो पहले जो घात है वो ऊपर जो पहले जो पद है, लोग से पहले की जो संख्या होती है वो आगे वाली पद के घात के रूप में भी चली जाएगी। दूसरा रूल जो है बच्चों वो ये कहता है, अगर यहाँ पे नीचे वाला आधार और लोग का आधार अगर सेम होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है जैसे यहाँ पर a है और लोग का आधार भी यहाँ पर क्या है, a है, तो a से log a हो जाएगा कैंसिल और आपके पास केवल आगे वाला पद बचता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों केवल आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आपके पास dx बचेगा। तो देखिए बच्चों हमने इस फलन में परिवर्तन करके उसको केवल एक्स स्क्वायर dx में कन्वर्ट कर दिया और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पे x के ऊपर अचर पद है, इसलिए 2 के ऊपर जो घात है x के ऊपर उसमें 1 जोड़ेंगे और वही घात नीचे आएगी, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, बट्टे में भी आएगा 3 और प्लस में आ जाएगा c। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 3/3 और प्लस का c। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे इस स्टेप के अंदर है कि यहाँ पे जो नीचे पद दे रखा है a और जो लोग का आधार है a, ये सेम होने की वजह से ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ केवल आगे वाला पद ही बचेगा और वो पद यहाँ पे था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की घात 3/3 और प्लस का c। तो देखिए बच्चों ये हम पहला पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर चुके। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 cos x माइनस का 3 sin x प्लस 2/cos स्क्वायर x और dx। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है वो 3 पदों का इंटीग्रेशन है। तो रूल के मुताबिक हम लोग जो है इन 3 पार्ट्स के इंटीग्रेशन को अलग अलग 3 इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले पार्ट को लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 cos x, इसका इंटीग्रेशन भी x के सापेक्ष अलग से हो सकता है। माइनस का यहाँ पे 3 sin x का इंटीग्रेशन भी हम अलग से कर सकते हैं और प्लस में यहाँ पे 2/cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी हम लोग अलग से कर सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट के इंटीग्रेशन को हमने 3 अलग अलग समाकलन के रूप में विभाजित कर दिया। अब देखिए बच्चों 5 एक अचर राशि, ये तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पर केवल पद बचेगा x का cos x और dx। इसी तरह से अचर राशि को बाहर लेते जाना है और इंटीग्रेशन में केवल x का ही पद आना चाहिए क्योंकि मुझे x के सापेक्ष ही इसका इंटीग्रेशन करना है। इसी तरह से माइनस यहाँ पे 3 आएगा बाहर और यहाँ पे बचेगा sin x और dx और यहाँ पे 2 आएगा बाहर और 1/cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे sec स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों केवल मानक फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। 5 तो अचर राशि है तो बाहर है, इस पे कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। हमने अभी भी फॉर्मूले में पढ़ा था कि जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। माइनस का 3, चूंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा cos x। प्लस में देखिए बच्चों 2 और जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। हमने मानक सूत्रों में ये पढ़ा था और अनिश्चित समाकलन के बाद हमें हमेशा लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, प्लस का c। तो देखिए बच्चों इस पद का इंटीग्रेशन हमें 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हम इसका अवकलन करते हैं हमें वापस यही पद प्राप्त होता है। ये इसका यहाँ पे जांच भी हो सकती है। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 1/x स्क्वायर। पहले तो हम फलन में परिवर्तन करके दिए गए फलन को मानक सूत्रों के रूप में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे मानक सूत्र अप्लाई कर सकें। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हर में जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं अंश के दोनों ही पदों के बट्टे में लिखूंगा अलग अलग करके। तो यहाँ मैं x की घात 3 के बट्टे में भी एक्स स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ 1 के बट्टे में भी एक्स स्क्वायर लिखूंगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो समाकलन का पार्ट है, जो पद है वो 2 अलग अलग पदों में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से समाकलन भी 2 अलग अलग पदों में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले पद में देखिए x की घात 3/x स्क्वायर यानी कि केवल x बचेगा और माइनस आगे वाले पद में 1/x स्क्वायर और dx आएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जो है वो इन 2 समाकलन में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी तो हम x को केवल x ही रखेंगे और यहाँ पर जो 1/x स्क्वायर है, ध्यान रहे बच्चों जो बट्टे वाला x स्क्वायर है जब वो अंश में जाएगा तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखिए बच्चों इस x का मतलब है इसके ऊपर घात 1 है। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x की घात n का फॉर्मूला लगेगा जिसके मुताबिक आपको यहाँ पे x में जो घात है उसमें 1 जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और वही घात बट्टे में आएगी तो बट्टे में भी 2 आएगा। माइनस का चिन्ह आगे दिया हुआ है।
x की घात -2 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो -1 आएगा और यही घात जो है -1 वो बट्टे में आएगी और प्लस का हो जाएगा c। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा x²/2, माइनस माइनस कट के यहाँ पे प्लस आएगा और x की घात -1 जब बट्टे में आएगा तो ये 1/x बन जाएगा और प्लस में यहाँ पे आने वाला है c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस पद का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1/x और प्लस c के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है sec² इंटू में cosec²। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे इस पार्ट को। देखिए बच्चों sec² को अगर मैं साइन कोस में बदलूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos², और इसी तरह से cosec² को भी लिख सकते हैं 1/sin²। जैसे मैं इन दोनों को आपस में गुणा करता हूँ एक साथ नीचे, तो ये आ जाएंगे नीचे sin² इंटू में cos²। देखिए बच्चों अब हम इस फलन में किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे ये अभ्यास से आप लोग पता कर पाएंगे। आगे जिस तरह से ये क्वेश्चंस और भी आगे बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें क्या करना है। अंश में जो 1 दिया हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या sin² प्लस cos²। तो अंश में जो 1 दिया हुआ है मैंने इसको sin² और प्लस cos² में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है। और बट्टे में जो sin² और इंटू में cos² है इसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो अंश में देखिए यहाँ पे 2 पद आ चुके हैं और हर में ये सिंगल पद है। अंश के इन दोनों पदों को अगर मैं हर से अलग अलग करके डिवाइड करता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो sin² के बट्टे में आएगा sin² इंटू में cos², और इसी प्रकार एक और इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ अंश में इस बार आएगा cos² और बट्टे में आएगा sin² और इंटू में यहाँ पर आएगा cos²। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा परिवर्तन हम और करते हैं। sin² से sin² हो जाएगा कैंसिल, 1/cos² बचेगा जो कि बना लेगा यहाँ पे sec²। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/sin² बचेगा जो यहाँ पे किसका मान बन जाएगा cosec² का। तो 1/sin² क्या होता है cosec²। और देखिए बच्चों ये अपने पास वो मानक सूत्र आ गए और इन मानक सूत्रों से आप भली भांति परिचित है। sec² का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे tan x और cosec² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x। ये सीधे मानक सूत्र से हमने उठा लिए और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों sec² इंटू cosec² का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आएगा tan x और माइनस का cot x। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे विधि भी चेंज कर सकते हैं और भी इसका मेथड आ सकता है। मेथड चेंज होगा तो हो सकता है उसका आंसर भी अलग आए, पर वो गलत नहीं माना जाएगा। एक बात के ऊपर आप लोग विशेष गौर रखेंगे बच्चों, अगर आप लोग अनिश्चित समाकलन के केस में विधि चेंज करते हो, इंटीग्रेशन का मेथड चेंज करते हो, तो निश्चित तौर पे हो सकता है आपका जो आंसर है वो आपको अलग प्राप्त हो, हूबहू वैसा प्राप्त नहीं हो जो आपको आंसर में दिया गया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत माना जाएगा, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ध्यान रहे विधि चेंज करने पे आंसर में परिवर्तन संभव है, स्पेशली अनिश्चित समाकलन के केस में। लेकिन निश्चित समाकलन के केस में बच्चों कभी भी आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहे कोई भी विधि इस्तेमाल करना, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि निश्चित समाकलन जो है वो क्षेत्रफल निकालने में काम में लिया जाता है और किसी भी समतल में किसी भी एरिया का क्षेत्रफल विधि के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, उस पार्ट का क्षेत्रफल उतना ही रहता है। तो ध्यान रहे अनिश्चित समाकलन में विधि परिवर्तन से आंसर में परिवर्तन संभव है, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है इंटीग्रेशन का पद क्या दिया हुआ है 1 + x और बाहर है √x और dx। तो देखिए बच्चों आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जो बाहर √x है इसका इन दोनों पदों से पहले गुणा करके आप इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास पहले √x को जब मैं 1 से इंटू करूंगा तो मेरे पास आएगा √x, और x को जब मैं √x से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा x √x और यहाँ पर आएगा dx। देखिए बच्चों मैंने √x का गुणा दोनों पदों से कर दिया। अब इन दोनों पदों को मैं अलग अलग समाकलन में विभाजित करूंगा तो पहले पद में √x का समाकलन करना होगा और दूसरे पद में मेरे पास x √x का समाकलन करना होगा। देखिए बच्चों √x का मतलब होता है घात 1/2 से, तो यहाँ पे वास्तविक फलन जो है वो x की घात 1/2 है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए बच्चों x की घात 1 को जब x की घात 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की टोटल घात 3/2 आ जाएगी।
तो अपने पास जो फलन था रूट का वो हमने घातांक रूप में उसको परिवर्तित कर दिया और अब इसका इंटीग्रेशन बेहद आसान है। x के ऊपर अचर पद आने के बाद उसका समाकलन की जो विधि है वो सिंपल है। ऊपर जो घात आई उसमें 1 जोड़ेंगे, वही घात बट्टे में आएगी। तो देखिए बच्चों, x की घात 1/2 में हम लोग यहाँ पर 1 जोड़ेंगे और यहाँ पर भी 1/2 में 1 जोड़ेंगे बट्टे में, प्लस x के ऊपर जो 3/2 है इसमें 3/2 में भी 1 जोड़ेंगे और यही घात 3/2 प्लस 1 नीचे आएगी और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों, अपने पास क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, x के ऊपर टोटल घात आ जाएगी 3/2, बट्टे में भी 3/2 आएगा तो बट्टे वाला 2 चला जाएगा अंश में। इसी प्रकार यहाँ पर भी x के ऊपर टोटल पावर आएगी 5/2, बट्टे में भी 5/2 आएगा तो बट्टे वाला 2 यहाँ पर भी अंश में चला जाएगा और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 + x रूट x का इंटीग्रेशन 2/3x की घात 3/2 प्लस 2/5x की घात 5/2 प्लस c के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करने वाले हैं। आज हमने 9.1 का जो 5 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, मानक सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। आज आपको सिंपल इतना ही करना है, ज़्यादा आपको ओवरलोड भी नहीं होगा। आप लोग इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं वो अच्छे से याद करें, लिख लिख कर उनको याद करें और इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग अभ्यास करें। कल से हम लोग समाकलन को गति देना शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी इंटीग्रेशन के अंदर बनाए रखें, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक एक्सरसाइज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कहीं ये कड़ी टूटती है तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप लोग कम से कम इंटीग्रेशन के केस में कंटिन्यूटी का विशेष ध्यान रखें, कंटिन्यू क्लास लेते जाएं, समझने का पूरा प्रयास करें। कोई भी डाउट्स हो तुरंत मुझसे पूछें, डाउट्स को अपने पास सीमित ना रखें, वरना कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।